रेडी स्टार्ट। श्रीमन उद्योग और व्यापार के मामले में भारतवर्ष में बहुत समय से बराबर एक असंतुलन चला आ रहा था और देश में इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि देश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको यदि इसी प्रकार से चलने दिया गया तो देश में उद्योग की प्रगति बिल्कुल रुक जाएगी और इस प्रकार के उद्योगों की प्रगति के बारे में बहुत से आर्थिक समीक्षकों तथा आर्थिक समस्याओं का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए और बहुत से लोगों ने इसके अत्यंत महत्व पर और व्यक्तिगत पहलू पर नीति और सिद्धांत के रूप में विवेचन किया। बहुत से मित्रों ने कुछ थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को सामने रखकर बातें कहीं और इस बिल को बनाने में अपना सहयोग दिया। हमने भी इस विषय में अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि देश इस समय औद्योगिक क्रांति के युग में से निकलता जा रहा है और इस समय न तो यह अच्छा होगा कि हम ऐसा कानून बना दें कि जिस कानून के जरिए से जो उद्योग में रुचि लेते हैं या जो उद्योगपति हैं उनके हाथ पैर को इस तरह से बांध दिया जाए कि वह आगे बढ़ ही न सके और न हम इस मत के हैं कि उनको स्वच्छंदता के साथ इस कदर आगे बढ़ने का मौका और अवसर दिया जाए जिससे कि देश की जितनी आर्थिक स्थिरता है वह सारी की सारी नष्ट हो जाए। हमने इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग चुना है। श्रीमन इससे पहले इस सदन के और लोकसभा के कुछ माननीय सदस्यों ने किन्हीं एक दो उद्योगपतियों के विषय में विवेचना की थी और उसके परिणाम स्वरूप एक कमीशन का निर्माण हुआ था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते समय यह बताया था कि देश की प्रगति में और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति में जो एक विशाल अवसर मिलने का सहयोग हुआ है उसका केवल थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों के को श्रेय है जिनके कारण उद्योग में भारतवर्ष आगे चला जा रहा है। और इस कमीशन ने इस बात को स्वीकार करते हुए भी आगे यह बात बतलाई है कि देश में जो इस प्रकार से उद्योग की प्रगति चल रही है उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक प्रकार की विचारधारा तो ऐसी चल रही है कि केवल धन से ही धन कमाया जाए और जिन लोगों के पास अधिक धन है वह ही सारे औद्योगिक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर बैठें। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की जो मानसिकता देश में साधारणतः चल रही थी कि यहाँ का जो उपभोक्ता है उसके पास सामान उतने सस्ते दाम पर में न जाएं कि जितनी किसी उद्योग से निकलकर सर्वसाधारण के हाथ में सामान पहुंचाया जा सकता है, बल्कि उनके उद्योग की जो मनोवृत्ति थी वह मनोवृत्ति एकाधिकार की थी। उस एकाधिकार को अगर आगे भी इसी तरह से रखा गया तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होगी और इसके विरुद्ध लोग आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पक्ष पर होगी, सरकार की होगी। महोदया, गल्ला उत्पादन के संबंध में एक निवेदन वित्त मंत्री जी से यह करना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में छिछालेदार
इस समय हो रही है उसका कारण गल्ले के उत्पादन में कमी है। गल्ले के उत्पादन में कमी होने की वजह से हमें विदेशों से गल्ला मंगाना पड़ रहा है और इसके लिए अरबों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। जिस धनराशि को हम अपने उद्योग और दूसरे साधनों पर लगा सकते थे उसे हम गल्ला मांगने के लिए लगा रहे हैं। गल्ले का जहां तक सवाल है, हमारी भारत भूमि उपजाऊ है। यह सर्वमान्य सत्य है कि यदि हम को पूरे साधन मिले तो हम जापान से, चीन से, अमेरिका से भी गल्ले के मामले में बाजी मार ले जा सकते हैं। हमारे किसानों ने इस तरह की बात करके दिखलाई है जितनी कि अन्य कीर्तिमान देशों के लोगों ने प्रति एकड़ गल्ले की पैदावार स्थापित की है, उससे कहीं अधिक पैदावार हमारे देश के किसानों ने करके दिखला दी है। लेकिन महोदया, यह बात सर्वसुलभ नहीं है, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास न पानी का साधन है और न किसी प्रकार के सुधरे तरीके के औजार हैं, जिससे वे परेशान हैं कि खेती को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। महोदया, ट्यूबवेल और नहरें देश के अंदर बन रही हैं और उनके बनने के साथ साथ किसानों की पैदावार बढ़ रही है। लेकिन हमारे एक साथी ने अभी अभी यह मांग की है कि आंध्र प्रदेश में ट्यूबवेल्स और दूसरी चीज़ों में सरकार को किसी किस्म की छूट देनी चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारे यूपी प्रांत का सवाल है, वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की एक नई योजना हाल में चालू हुई है, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था रखी गई है कि जो कोई भी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाना चाहता है उसको उस पर आधी छूट सरकार दे देगी और आधी छूट उस पर कर्जे के रूप में रहेगी। मैं समझता हूँ कि इससे भी किसानों को काफ़ी लाभ होगा और वे सिंचाई के साधनों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तैयार होंगे, जिससे कि वे अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकेंगे। महोदया, जहाँ तक गल्ले के नियंत्रण का प्रश्न है, मैंने शुरू से इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई है। देखना यह है कि जिन क्षेत्रों में यह गल्ले का नियंत्रण होता है वहाँ सरकार कितना खरीद फरोख्त कर पाती है। मैं अपने गोरखपुर में रावती पार क्षेत्र में गल्ले के नियंत्रण के बारे में बतलाना चाहता हूँ। वहाँ चावल का नियंत्रण है, जहाँ से कि कोई भी चावल का व्यापार निजी क्षेत्र में नहीं कर सकता है। लेकिन मैं यह देखता हूँ कि वहाँ पर सरकार बहुत कम गल्ला खरीद पाती है और वहाँ से सारे का सारा गल्ला काला बाजार से बाहर चला जाता है। नियंत्रण से पहले जैसे गल्ला वहाँ से बाहर चला जाता है, वैसे ही अब भी चला जाता है और अब भी वहाँ नियंत्रण लागू नहीं होता है, चाहे कोई सरकारी दुकान हो।